first, I congratulate you for your great achievement. I think तुम्हारा नंबर 93.2 total आया है। It's a very good score. যখন রেজাল্টটা বেরোলো তখন তোর রেজাল্টটা দেখে কি মনে হলো, মানে এটা তো কি ফিল হচ্ছিল? Honestly, जब सबसे पहले हम अपना रिजल्ट चेक किए थे, I was like shocked. So I just looked at my screen twice. I was not believing. I was expecting good marks, but not that much. I looked at my screen twice with all my marks. And I was like, yeah, it's a better score. For 12 for HS, scoring 93%, and new semester is not was quite was a very difficult phase for us, but hard work pays off. আচ্ছা, ভেরি গুড। আচ্ছা উজমা, রেজাল্টটা কে দেখেছিল? তো আমাকে মনে হয় তুই মেসেজ করেছিলিস যে স্যার রেজাল্ট क्या हुआ है। তো এটা আগে কি মানে রেজাল্ট আমি একটু পরে জানিয়েছিলাম, স্কুলে তখন চলছিল, কাজ চলছিল। তো রেজাল্ট প্রথম কোথায় তুই নিজে দেখেছিলিস না केहू জানিয়েছিল তোকে, মা বা কেউ অন্য কেউ দেখে দিয়েছিল? सबसे पहला रिजल्ट हम खुद देखे थे। आई वाज लाइक कि ये रिजल्ट हम ये चांस मिस नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ऐसा हुआ था कि माध्यमिक में देयर वाज समथिंग जिसकी वजह से हम अपना रिजल्ट खुद नहीं देख पाए थे। तो इस वजह से हम चाहते थे कि इस बार का जो 12th का रिजल्ट है हम उसको देखें, बहुत ज्यादा खुद को बहुत ज्यादा खुद को एफर्ट डाल करके, उतना ज्यादा हिम्मत डाल करके हम देखे उस बात को कि हाँ ठीक है अपना रिजल्ट रेडी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स वगैरह सब कोई यही थे, बट हम चाहते थे कि सबसे पहले हम देखें अपने रिजल्ट, सबसे पहले रिजल्ट Very good. আচ্ছা এবার আমরা সাবজেক্টে আসি, যেহেতু পলিটিক্যাল সায়েন্স সাবজেক্ট, আমি টিচার, সাবজেক্টে আসি। আচ্ছা আমাকে বল, পলিটিক্যাল সায়েন্স তো প্রথম থেকে তোরা ক্লাসে সবাই একটা সাবজেক্টটা বোরিং সাবজেক্ট, টাফ সাবজেক্ট। পলিটিক্যাল সায়েন্সে কি এক্সপেকটেশন ছিল এতটা নাম্বার আসবে, এত ভালো মার্কসের জন্য এক্সপেকটেশন ছিল? एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं था कि पॉलिटिकल साइंस में 90 अबव आ जाएगा, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं 92 था। 92 या स्टिल 90 अबव हम लोग, ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज हम लोगों को लगता था कि एमसीक्यूज आर लाइक क्वाइट इजी, कि हम उसको कॉन्सेप्ट समझ करके नेक्स्ट बात को देख करके हम कर सकते हैं, है ना। बट सेमेस्टर 4 जिसमें पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह है, इसमें चांसेस नहीं था कि आ जाएगा स्कोर स्टार्टिंग से ही, बिकॉज क्लास 10 तक पॉल साइंस हम लोग का एज अ सब्जेक्ट नहीं था, हम लोग को न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था क्लास 11 में। तो क्लास 11 वाज फुल टाइम तो थोड़ा सा सही था, बट 12th में पॉलिटिकल साइंस में 90 अबव लाना वाज नॉट एक्सपेक्टेड। या दैट वाज अ गुड रिजल्ट। আচ্ছা আমরা যেমন তুই বলছিস যে পলিটিক্যাল সায়েন্স তোর মানে एक्सपेक्टेशन ছিল ना, ये तो सब बात सही है, लेकिन वो मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो डिफिकल्टीज था, मतलब हम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को छोड़ देते हैं, सेमेस्टर 3 से ही पकड़ते हैं, क्योंकि एचएस तो सेमेस्टर 3 4 मिला के होता है। तो सेमेस्टर 3 में जो डिफिकल्टीज था खास करके तुम्हारे लिए, जैसे एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू, 6 यूनिट, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये तो चैलेंज था, ये तुमने ओवरकम कैसे किया? सेमेस्टर 3 का पूरा एमसीक्यू बेस था। मेरा जो स्ट्रेटजी था सेमेस्टर 3 में बहुत ज्यादा सिंपल भी था, क्योंकि हम उसमें क्या किए थे, हम उसमें पैरा को हम ज्यादातर फोकस किए थे कॉन्सेप्ट को समझने में rather than मेमोराइजिंग द पैराग्राफ्स, सबसे पहला। उसके बाद कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, जो चीज पढ़े, और सबसे मेन आ जाता है इफेक्टिव चीज एमसीक्यू में, जितना से जितना ज्यादा पेपर सॉल्व होगा उतना ज्यादा रिवीजन अच्छा होगा, पेपर सॉल्व करना, बिकॉज एमसीक्यू इट्स नॉट लाइक कि हम पैरा को मेमोराइज करके आंसर लिख लें, ऐसा नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट को समझना, फैक्ट्स को समझना, उसके बाद आंसर लिखना एमसीक्यू में ज्यादा प्रेफर होता है। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि हम कुछ चीज को मेमोराइज नहीं कर रहे थे, इंस्टेड कॉन्सेप्ट को समझना, फैक्ट्स को समझना, उसके बाद रिवीजन के लिए शॉर्टकट्स को हाईलाइट करना, कीवर्ड को हाईलाइट करना, टेस्ट पेपर सॉल्व करना, एक बार नहीं, एक टेस्ट पेपर को एक बार नहीं, बहुत बार, जिसमें हमको कंफ्यूजन है वो हाईलाइट करना, उसको दोबारा पढ़ना। दिस वाज द मेन स्ट्रैटेजी फॉर मी, बिकॉज MCQs are like concept based, they are not broad descriptive wise कि हम ये समझ गए हम ये लिख पाएंगे। उस्मा, You need to understand। और এটা তো গেল তোর স্ট্র্যাটেজি থার্ড সেমিস্টারের জন্য। আচ্ছা কখনো মনে হয়নি উসমা যে মানে পুরো থার্ড ফোর্থ সেমিস্টারে অনেকটা সময় পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে একটা টাফ সাবজেক্ট, তারপরে বোরিং তো ছিলই, ঠিক আছে, তো কখনো মনে হয়নি যে মানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রিপারেশনটা আমার ঠিকঠাক হচ্ছে না, আর আমি পারছি না বেটার করতে, এরকম মনে হয়েছে কখনো? या ऐसा हुआ था कि हमको लगता था कि माय प्रिपरेशन वाज नॉट गोइंग सो वेल,
as it should be. बहुत बार ऐसा हुआ, sometimes my book looks heavier to me, but फिर से उसके बाद तो उसको मोटिवेट करके कि नहीं करना है, उसको फिर से क्या करके, because sometimes इज ऐसा इट होता है स्केयर पढ़ने यू? में समझ में नहीं आता। हाँ, इज इट स्केयर sorry, यू? डर लगता था तुमको yeah, मतलब जब ये? sometimes because every students sometimes feel tired कि अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो पाएगा, तब क्योंकि तब तुमने कभी क्या कभी किया था? मतलब कौन से स्ट्रेटेजी से ये सिचुएशन से बाहर निकली थी तुम? ब्रेक लेकर के कुछ, अगर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होता है ना कि इंसान ओवरलोड हो जाता है, नहीं पढ़ने का मन करता है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक लेकर के उसके बाद हम लोग, उसके बाद हो ही जाता है कि इंसान अगर जो एक बार पढ़ रहा है, एक बार में आवर्स टू आवर्स पढ़ रहा है तो नहीं हो पाता है, सो यू टेक शॉर्ट ब्रेक्स, देन अगेन रीस्टार्ट होल्डिंग अप अच्छा उसमें योरसेल्फ। थर्ड सेमेस्टर हम ये बोलना चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में जो तुम्हारे मार्क्स थी वो अच्छा मार्क्स था, बहुत अच्छा, 36 अराउंड, आई थिंक 36। तो ये 36 35 मैं बोलना चाहता हूँ कि 35 प्लस, अगर कोई स्टूडेंट 35 प्लस मार्क्स लाना चाहता है, ठीक है, तो तुमने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया था? स्ट्रैटेजी एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू, 35 यस। के लिए सबसे पहले कि हर चीज को समझना। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो यूनिट हम लोग का जो चैप्टर है बहुत ज्यादा लेंथी है, उसको शॉर्ट टॉपिक में ब्रेक करके अच्छे से समझने के लिए उसको हर एक यूनिट को छोटे छोटे ब्रेक करके उसको खुद के वे में समझना, कंसेप्ट को समझना, देखना, उसको समझना, इसी से ही समझ में आता है, क्योंकि सेमेस्टर 3 में याद करने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था, मेमोराइजेशन को कोई बात ही नहीं था। और एमसीक्यू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, यूनिट बहुत ज्यादा लंबा लंबा था, समझ नहीं आता था कि कौन सा एमसीक्यू पढ़े, किसको सही करे, किसको नहीं करे, ये ज्यादा मेजर प्रॉब्लम था। बट अगर जो हम यूनिट को डिवाइड कर लेते थे कि हाँ इस चैप्टर को इतना टाइम दिया है, इस चैप्टर को इतना टाइम दिया है, चैप्टर को समझा है, सो सही सही। আচ্ছা, আমি যেটা দেখেছি তোর ক্ষেত্রেও হয়েছে বা অন্য স্টুডেন্টদের হয়েছে যে এমসিকিউতে একটা মানে ভুল করা, মানে ওএমআর এ গিয়ে এইচএস এ গিয়ে ভুল করার একটা চান্সেস থাকে। তো ভুলটা যাতে কম হয়, মানে 4 টু অ্যাকচুয়ালি নাম্বার কম হলে তো নাম্বার স্টুডেন্টেরই কম হবে, কিন্তু ভুলটা কম করার জন্য তুই কি করতিস বাড়িতে? মানে যখন প্র্যাকটিসটা কি খুব বেশি করতিস না অন্য আরো কিছু প্র্যাকটিস মানে ট্রাই করেছিস মেথড? हाँ, मेथड में ओएमआर शीट के लिए तो बहुत ज्यादा रिस्क था कि एक बार गलत हो जाएगा तो पेपर कैंसिल। सो बिफोर द एग्जामिनेशन लाइक एक मंथ पहले से स्कूल में भी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया था, और हम खुद घर में ओएमआर शीट लेकर के टाइमर सेट करके बहुत बार प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इंसान परफेक्ट हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते समझ में आता है, तो प्रैक्टिस करके जितना हम खुद घर में लेकर एज ए तस्लीम एग्जाम ही दे रहे हैं उस तरह से प्रिपेयर करना, ओएमआर शीट लेकर के एक टेस्ट पेपर लेकर के आंसर करना, सब कुछ फिल करना, अपना जो भी है बेसिक इन्फॉर्मेशन ओएमआर शीट को निकलवा करके फिल करना। स्कूल में भी ऐसा हुआ, हम लोग भी ऐसा कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिस करने से ही जो डर है वो थोड़ा कम है। पर फिर भी ये नहीं कहेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले का डर है तो कभी कोई फेस नहीं करेगा, तो हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा सा हेजिटेशन था, थोड़ा सा डर था, बट स्टिल हम कभी रिग्रेट नहीं करना चाहते थे इसको खराब करके। दैट्स व्हाई आई एनरोल माय सेल्फ पेपर ट्वाइस, आराम से अपने नर्वस को कंट्रोल करके तब जाके बिकॉज एमसीक्यू में सबसे बिगेस्ट डर यही था कि हम वो प्रॉपर फिल कर रहे कि नहीं कर रहे। There was many students who made mistakes while filling the registration number, while filling the detail, and देख करके ऐसा लगता था कि कहीं ये गलती हमसे ना हो जाए, मतलब डर हो मैंने जाता। मतलब तुम जब मैंने कह रही हो कि ये सब गलतियां ना हो मेन एग्जाम में, तो इसलिए ओएमआर में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और वो भी बहुत एक बार जरूरी नहीं, बार बार रिपीटेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे नहीं है कि हम एक बार कर दिए तो सही है, और या फिर हम एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले किए तो सही है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर 1 मंथ। आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स आने वाला है, उससे स्टार्ट प्रिपेयरिंग द ओएमआर शीट, नॉट इन द हम याद कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, याद करना इज अनदर मैटर, बट द बिगेस्ट चैलेंजिंग थिंग इन सेमेस्टर 3 वाज फिलिंग द ऑल डिटेल्स। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट गिविंग प्रैक्टिसेस ऑन ओएमआर शीट 1 मंथ, बहुत बार उसको प्रैक्टिस करने से ही আচ্ছা উষ্মা, दिस वाज द मेन তুই তো स्ट्रैटेजी। তুই তো বাড়িতে পড়াশোনা করতিস, মানে আমি যেটা দেখেছি তুই বাড়িতে পড়তিস, তো তোর কাছে কোন টাইমটা প্রেফারেবল ছিল? সকালে মর্নিং এ পড়া নাকি রাতে পড়তে বসা? I think students are like flowers. Some bloom at night, some bloom at morning. I prefer quiet hours, but I think everyone should find their own rhythm rather than copying others. I find my more focus at during quiet hours, basically night. So again, I'm repeating that
Every student can find their own rhythm instead of copying others. They should know when they were more focused rather than night or morning. तो तुम्हारे हिसाब से कितना घंटा पढ़ना चाहिए एटलीस्ट एक अच्छे स्कोर के लिए, जो तुम्हारा 90 प्लस स्कोर आया जो तुम कह रही थी, तो कितना समय पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस में समय देना चाहिए वीक डेली? I never counted my hours. Sometimes I studied like 7 hours, 6 hours, 3 hours. But the main focus was not how long I studied. My main focus was how much did I actually understand. If I understand a topic within a 1 hour, that is a great achievement. If I understand a single topic 2 hours, that also okay. But the thing is, how much did I actually understand? It's not about paying long hours. That I am studying 6 hours, but not paying 1 hour completely. My mind is not present there. Fully concentrated 1 hour. That should be waste. If you are paying attention, give your whole time, give your whole mind at that. Rather, it would be 1 hour. It would be 2 hours. Basically, that's it. আচ্ছা উসমা, যখন তুই পড়তিস মানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাবজেক্টে বলছি, তো অনেক নোটস থাকতো, টিচারদের নোটস আছে, বই বই আছে, রেকমেন্ডেড বুকস আছে, কাউন্সিল এর বুক। তো এত পড়ার সময় তুই কি কোনো নিজের কোনো নোট তৈরি করতিস, মানে শর্ট নোট বা কিছু নোট Yeah, ডাউন করতিস? yeah, sure. Yeah, exactly. I do like that. Student teachers notes are like for me, it was foundation. But मैंने अपना खुद का नोट इसीलिए बनाया था ताकि हम उस शॉर्टकट से हमको क्या समझ में आया है उससे हम खुद का नोट बनाते थे। हम अपने टीचर्स के नोट्स को एज अ बेस, दैट वाज माय टीचर्स नोट वाज माय फाउंडेशन, दैट दे वर बीइंग ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन एवरीथिंग, बट आई मेड माय सेल्फ नोट फॉर मी टू बी दैट हमको ये अच्छी सी बात समझ में आए, दैट्स व्हाई हम शॉर्ट नोट्स बनाए थे। আচ্ছা উসমা, যখন আমরা মানে তুই যখন পড়েছিস থার্ড সেমের জন্য বলছি, আমি থার্ড সেমে উইকলি মক টেস্ট তোকে কত হেল্প করেছে পলিটিক্যাল সায়েন্সে, বা ডেইলি মক টেস্ট Weekly এগুলো কত mock হেল্প test, করেছে? 100%, it helped me like 100%. Weekly mock tests were like magic. कभी कभी ऐसा लगता था कि हम खुद में डर आ जाता था कि हाउ मच आई एम प्रिपेयर्ड टू टेस्ट योरसेल्फ। मॉक टेस्ट इज वेरी नेसेसरी। अंदर एक आ था कि हम कितना ज्यादा प्रिपेयर किए हैं हमको नहीं पता है, हाउ मच आई हैव डन कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मॉक टेस्ट वेर द वेरी चेंजिंग पॉइंट फॉर आई प्रेफर মানে वीकली मॉक সাবজেক্ট टेस्ट ওয়াইজ वेरी। এভলিউশনের জন্য মক টেস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, সাবজেক্ট ওয়াইজ या এভলিউশনের। या सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आर वेरी नेसेसरी। अच्छा, अब हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड सेमेस्टर तुमने समझा, तुमने बहुत मेहनत करके ये रिजल्ट लाया, ऑब्वियसली नहीं, बिना मेहनत के तो रिजल्ट आता नहीं है इतना अच्छा। तो फोर्थ सेमेस्टर में बताओ, देखो फोर्थ सेमेस्टर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग बस तो एक तो तुम बहुत दिनों तक तुम लोग एमसीक्यू पैटर्न में घूमती रही, ठीक है, कहाँ से एक लाइन में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है वो तुम्हारा पूरा लेबर और तुम्हारा मेहनत सब वहां पर था। फिर से फोर्थ सेमेस्टर में वो पुराना वाला जो सिस्टम था, तुम लोग क्लास 10 तक जैसे पढ़ती हो क्वेश्चन पैटर्न, तो ये जो मतलब ट्रांजिशन था, तो ये एक क्या चैलेंज था तुम्हारे लिए कि तुमने बस इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया? हम लोग ने चैलेंज को ही एक्सेप्ट किया। हम सब तो ये चैलेंज को ही ओवर एक्सेप्ट किया चैलेंज, बिकॉज़ तो मतलब इसको ओवरकम कैसे किया तुमने कि सडनली मतलब एमसीक्यू ओवरकम इस से? वजह से किया कि हम लोग एक्चुअली प्रिपेयर नहीं थे कि हम लोग पूरा एक सेमेस्टर एमसीक्यू की तरह देंगे, पूरा एक सेमेस्टर हम लोग रिटर्न देंगे। सेमेस्टर 3 में तो हम लोग चलिए सिर्फ एमसीक्यू है, फैक्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिए, बट सेमेस्टर 4 में द मेन फोकस वाज ऑन राइटिंग। हम्म, हम एक आंसर पे कितना टाइम दे रहे हैं, दैट इज all our writing practices. Concise answer लिखना within the time limit, including the main thing is for the long question. The main challenge was writing the long questions, including the introduction, the key points with the conclusion, a flowchart diagram, and managing the time. That was so challenging for us. थर्ड Yeah. सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में तो मतलब दोनों सेमेस्टर बिल्कुल अलग है पैटर्न। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा एग्जाम पैटर्न ही बदल गया एमसीक्यू से रिटन फॉर्मेट में। तो ये जो फोर्थ सेमेस्टर की में तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी था, कौन से स्ट्रेटेजी में तुम फोर्थ सेमेस्टर में आई थिंक यू गेट 38, तो ये तुमने कैसे मतलब इतना मार्क्स कैसे लेके आई हो, कौन से स्ट्रेटेजी से? So fourth semester में मेरा पूरा फोकस था अपने राइटिंग पे। हम लेंथ में देख रहे थे, आई वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ माय आंसर, लाइक writing the concise answer, not including proper introductions, some key characteristics, some diagrams, keywords, and the main thing is highlighting the key. If you highlight the keywords, the main focus will be on that. I don't want it to write more. I just want it to focus on how I'm writing. Am I writing it better? For the long question answer, the main suggestion from me would be
Please add proper introduction, some gists, some keywords, and adding a conclusion will add a cherry on top on your answer. Yeah. আচ্ছা উসমা, ফোর্থ সেমিস্টারে 6 মার্কসের একটা অ্যান্সার লিখতে গেলে একটা বেটার অ্যান্সার, যেটা বেটার মার্কস আসে, তো সেটার জন্য তুই কি স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিলিস? For the 6 marks, सबसे better strategy ये था कि एक अच्छा introduction देना उस topic के बारे में. उस topic के बारे में not more than, it should be like 2 to 5 minutes maximum. And if the answer is 6 for the 6 marks, you can add 6 points. 6 points for the main answers, and please add some diagrams, some flow chart. जो हम लोग समझे उसमें flow chart डाल देना, and adding a 2 line conclusion is very better for long question. Don't miss 3 things like proper introduction, the main answer, the main body of the answer, and conclusion. That was the main strategy for me. वहाँ पर फ्लो चार्ट भी डाल सकते हैं. Yeah, flow chart डाल सकते हैं, जो हम समझे उसमें flow chart डाल सकते हैं, because your answer should look representative. Adding diagrams, flow charts, increase the representation of the answers. अच्छा उसमें ये तो फोर्थ सेमेस्टर में 6 मार्क्स की है. 4 मार्क्स के लिए भी क्या सेम स्ट्रेटेजी था आंसर के? 4 मार्क्स के आंसर 4 मार्क्स के लिए भी सेम ही स्ट्रेटेजी था मेरे लिए. तो हम 4 मार्क्स में के लिए भी यही स्ट्रेटेजी यूज किए थे. But the main thing is I added introduction for about 2-3 lines, 4 points, 1 line conclusion. That's all. Okay, 2 marks तो डायरेक्ट आंसर होता है. Yeah. 2 marks है. अच्छा उसमें जब कोई स्टूडेंट जब फोर्थ सेमेस्टर के एचएस एग्जाम में अपीयर कर रहा है, तो एग्जाम हॉल में उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? क्या उसे पहले 6 मार्क्स लिखना चाहिए? मतलब तुमने क्या लिखा था, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स? तुमने क्या किया था पॉलिटिकल साइंस में? पॉलिटिकल साइंस में हम सबसे पहले आंसर लिखे थे, दैट इज फॉर द आई अपीयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज वाइज किए थे, बट देयर वर सम क्वेश्चंस विद इन द 2 मार्क्स जो हमको नहीं आता, और ऐसा भी क्वेश्चन था जो हमको 4 मार्क्स में नहीं समझ में आ रहा था. सो जो क्वेश्चन हमको सबसे पहले आता था, बिकॉज 2 मार्क्स में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है. इफ हम लोग अगर जो 2 मार्क्स में अपना सारा टाइम दे देंगे, दैट वुड बी वेस्टेज. 15 minutes फॉर ऑल द 2 मार्क्स इज ओके. अब उस 15 minutes को हम लोग पहले इस्तेमाल करें या बाद में इस्तेमाल करें, दैट्स अप टू यू. बट more than 50 minutes, give it 2 marks में full of wastage. 15 minutes for the 2 marks, and again on the 4 marks the answer हमको जो आता है उसको सबसे पहले करना. 6 marks के लिए टाइम लगता है, but still for one answer for the 6 marks really I think 5 to 6 minutes is okay. And I तुम कह रही हो कि जो टोटल 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, उस सब के लिए 15 मिनट्स है ना? Yeah, 15 minutes is enough. 15 मिनट्स में तुमने कंप्लीट कर लिया था वो पूरा पूरे 10 में टोटल 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के? 15 मिनट्स में ही हम किए थे 2 मार्क्स के लिए. हम आंसर पढ़ के गए थे, उसमें कॉन्फिडेंस रखना, और जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बनाना उसमें अलग था. बट स्टिल द मेन स्ट्रेटेजी हमको अभी भी यही लगता है, जो हम आंसर बनाए तो मेरा स्ट्रेटेजी था उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन डालना, की पॉइंट्स डालना, फ्लो चार्ट डालना, कंक्लूजन डालना. इसकी वजह से मेरा आंसर बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेबल लगा. अच्छा जब बात बताओ, ये जो टाइम मैनेजमेंट है अभी तुमने बताया 15 मिनट्स में, तो ये कैसे आएगा? मतलब मैं मान लेता हूँ कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट टाइम मैनेजमेंट है फॉर 6 मार्क्स और 4 मार्क्स और 2 मार्क्स. ये टाइम मैनेजमेंट हॉल में तो ऑब्वियसली पॉसिबल है नहीं डायरेक्ट एग्जाम के दिन. तो मैं पॉलिटिकल साइंस के केस में बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस तो कैसे आएगा? मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? तुम्हारे कंट्रोल में कैसे आया था ये टाइम मैनेजमेंट? घर में प्रैक्टिस कंट्रोल में इस वजह से आया था, या घर में प्रैक्टिस करके हम एक काम किए थे कि हम बिफोर द एग्जामिनेशन हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए, सेम टू सेम एज सेमेस्टर 3. कितने दिन पहले ये प्रैक्टिस कब शुरू हुआ था? ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब शुरू? हाँ, हम क्या करते थे कि हम फोन में अपना टाइम सेट कर देते थे, जितना टाइम है, अगेन अ क्वेश्चन इन माय फोन ऑन माय स्क्रीन व्हाटएवर, अ क्वेश्चन पेपर लाइक फॉर द 2 देयर वाज क्वेश्चंस फॉर द 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स. एंड देन हम अपना आंसर कॉपी लेकर के बैठ जाते थे. स्टिल आई वाज प्रैक्टिसिंग कि हम 2 मार्क्स में कितना दे रहे हैं. आई वाज लुकिंग एट द टाइम कि मेरा 2 मार्क्स में कितना टाइम लग रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम प्रैक्टिस किए थे तो मेरे 2 मार्क्स में हाफ एन आवर लग गया था. तो हमको लगा कि ये पेपर मेरा 14 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन तो इस टाइम भी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करते, हम टाइम डिवाइड नहीं कर पाए. आई फोकस, आई जस्ट हम एम किए कि हम 2 मार्क्स वाले आंसर्स को हम 15 मिनट में ही कंप्लीट करेंगे. तो ऐसा नहीं था कि मेरा पहली बार में को प्रैक्टिस करना पड़ा. 2 मार्क्स के लिए हम बहुत प्रैक्टिस की थी कि हाँ 15 मिनट्स में ये हो पा रहा है, एक क्वेश्चन को हम कितना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हम 4 मार्क्स में कब अपीयर कर रहे हैं, हम 6 मार्क्स में कब अपीयर कर रहे हैं. बिकॉज सबसे पहला जब हम पेपर दिए थे तो वो 2 मार्क्स वाला आंसर हम लिख पाए थे, 4 मार्क्स आंसर लिख पाए थे, बट 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम पूरा अटेंड नहीं कर पा रहे थे.
ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन छूट जाता, द टाइम वाज আচ্ছা উসমা, এটা सो এই যে প্র্যাকটিসটা এটা কতদিন আগে শুরু করেছিস? তুই যখন এই অ্যান্সার লেখা প্র্যাকটিসটা কতদিন আগে শুরু করেছিস? मैक्स टू मैक्स 20 डेज, मैक्स टू मैक्स 20 डेज। एंड वो 20 डेज में हम हर एक वीकली मॉक टेस्ट, एंड जब भी हमको लगता था कि मेरा प्रिपरेशन सही नहीं चल रहा है, आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, सो हम टेस्ट लेकर के बैठ जाते थे फॉर एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कॉल साइंस। हम टेस्ट पेपर लेके बैठ जाते थे कि हाँ हम सही से लिख पा रहे हैं कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हम लोग को जो आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एक बार आंसर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो हो गया, नहीं। क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार लिख करके, इसकी वजह से टाइम भी मैनेज हुआ, आंसर भी मेमोराइज हुआ, क्योंकि लिखने से अच्छा प्रैक्टिस होता है। समझ में आता है कि हाँ हम इस क्वेश्चन में इतना टाइम दे रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में इतना टाइम दे रहे हैं। बट स्टिल यही बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। सबसे पहले उस क्वेश्चन में अप्लाई करें, क्योंकि हमको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम उसको सोच सोच के लिख रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। तो हमारा और আচ্ছা जो উসমা, आता है वो छूट सकता है। এবার যেটা প্রশ্ন করছি সেটা হচ্ছে যে স্কুলে যাওয়া আর ক্লাসে অ্যাটেন্ড করা এটা কি তোকে হেল্প করেছে এই মার্কসটা অ্যাচিভ করতে Yeah. পল সায়েন্সে स्कूल अटेंड करना बहुत রেগুলারলি? ज्यादा हमको हेल्प किया, रेगुलरली I never miss my school. I never miss my school. Regularly schools attend करना, हम इसको बहुत ज्यादा हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ स्कूल अटेंड करने से, बिकॉज समटाइम्स ऐसा लगता था कि हम चैप्टर तो समझ लिए बट देयर वर सम टॉपिक्स जिसको हम नहीं समझे। जिस तरह से क्लास टीचर इलैबोरेट करके समझाता है हम उस तरह खुद नहीं समझ पा रहे, ये हमको टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। सो विजिटिंग द स्कूल, अपने टीचर से पूछना, बात करना, समझना, दैट वाज ओके। बट इफ अगर जो आपको लगे एट द एंड लाइक बिफोर 1 वीक 2 वीक, अगर जो हमें लगे कि हमारा प्रिपरेशन बहुत सही चल रहा है और हमको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, सो हम लोग घर पे स्टडी कर सकते हैं। बट इफ किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सो स्कूल मिस नहीं कर सकते। हम स्कूल मिस इस আচ্ছা वजह से উসমা, नहीं किए थे बिकॉज আচ্ছা উসমা, এই যে থার্ড সেমিস্টার আর ফোর্থ সেমিস্টারে পলিটিক্যাল সায়েন্সের যে চ্যাপ্টার গুলো ইউনিট গুলো টাফ ছিল সেগুলো তুই কি করে ওভারকাম করেছিস? जो यूनिट हमको टफ लगता था उसको सबसे पहला काम हम करते थे कि उस चैप्टर को अच्छे से रीड कर, उसके बैकग्राउंड को समझ, उसमें क्या कहना चाह रहा है उस बात को समझना। क्योंकि अगर जो हम मार्क्स के पीछे एक डर आ जाता है ना कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो और एक इस अगर हम सोचेंगे कि हमको ये करना है तो कर सकते हैं हम। सबसे जो चीज डिफिकल्ट लगता था, आई यूज टू रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स, छोटा छोटा करके, ब्रेक करके, बहुत बार ब्रेक लेकर के, यूट्यूब का हेल्प लेकर के, टीचर से पूछ करके, नोट्स पढ़ के, उस तरह से क्या होता था कि वो इजी लगने लगता, ओवरकम कर ले पाते थे। এই যে তোর আজকে সাকসেস, এই সাকসেসের জন্য তুই কাকে সবচেয়ে বেশি মানে মানে এই যে ইম্পর্টেন্স দিবি, মানে বাংলা যাকে বলে কৃতিত্ব, কাকে দিবি? तो सबसे पहले तो हम खुद को देना चाहेंगे, खुद को। वेरी गुड। सबसे एंड पहले हम नेक्स्ट? खुद को देना चाहेंगे, या उसके बाद फॉर माय टीचर्स, फॉर माय पेरेंट्स, फॉर माय फ्रेंड्स। लाइक टीचर्स आर लाइक गूगल मैप्स, दे शो अस डेस्टिनेशन, बट उस पे चलना हम लोगों को है। So, ऑफ कोर्स। I would also, pat myself कि हम खुद पे इतना यकीन कर पाए कि हम कर पाए। बस करना तो हमको ही है, टीचर्स वे लाइक गाइडिंग देमसेल्फ कि ये करना है, बट उस वे पे चलना हमको है। सो आई वुड लाइक टू थैंक मायसेल्फ। আচ্ছা উসমা, তোর তো মানে সবাই তো যেটা প্রবলেম হয় যে মোবাইলের একটা বড় প্রবলেম থাকে, মোবাইলের ডিস্ট্রাকশন, ঠিক আছে, মোবাইল ইউজ করা। তোর কাছে এই প্রবলেমটা ছিল? या आई थिंक ये सबको होता है, मोबाइल का তো इशू তুই सबको ওভারকাম কি করে করলি? हम सोचते थे कि हम फोन यूज करेंगे तो हम पढ़ेंगे, बट देयर वर समटाइम्स कि हाथ वहां चला जाता था। सो हम ऐसा करते थे कि हम एक बार एम लेते थे कि हम आज के दिन पूरा फोन यूज ही नहीं करेंगे, फोन को हटा देंगे, बिकॉज जो चीज हमको समझना है, जो चीज हमको फोन से देखना है, हम उसको बाद में करेंगे। हम कितना बार ऐसे किए कि हम 2-3 दिन तक फोन नहीं लिए, छोड़ दिए कि हमको नहीं लेना है। जो चीज हम बुक में अवेलेबल है, जो चीज मेरे हाथ में, सबसे पहले उसको फोकस करें। इसकी वजह से ना फोन का आदत छूटता है, आदत रह जाती है, क्योंकि हम बुक को देखना स्टार्ट कर देते हैं। जितना हम लोग बुक को देखते हैं, जितना हम खुद से समझते हैं, उतना दूसरों से नहीं समझ पाते। हम सबसे पहले ये काम करते थे कि फोन को साइड कर देते थे, घर में बात करते थे, बातचीत करते थे, पढ़ते थे उसके बाद। बट पूरा कभी ऐसा नहीं है कि बिना फोन के एग्जाम दे ही सकते, बिकॉज अभी जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम हो गया है, फोन तो उसमें लगता है, हमको भी लगा था। बट देयर वर सम डेज व्हेन आई स्किप माय फोन, आई प्रॉमिस माय सेल्फ दैट आई विल नॉट टच माय फोन फॉर द होल ऑफ द डे, एंड आई डिड एग्जैक्टली द सेम। अच्छा उस्मा, आज से 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहती हो? हम आज से 5 साल बाद एज हम अभी कॉलेज में ऑनर्स लिए पॉल साइंस
थॉट ऑफ कि हम खुद को पॉल साइंस ऑनर्स का एकदम अच्छा स्टूडेंट देखना चाहते हैं, जो खुद समझ कर रहा है। अभी पहले मेरा ड्रीम था कि हम 12th में सही कर पाए, अभी मेरा ड्रीम है कि हम अपने सब्जेक्ट को लेकर के अच्छे से पढ़ पाए, अच्छी अपने पसंद से यूनिवर्सिटी, अपने पसंद का कॉलेज, वो सब तो अलग बात है, बट होता है ना कि हम अपना जो चीज चूज किए हैं उसमें हम कॉन्फिडेंट रहें, वो हमको अच्छा लगे। तो हम यही देखना चाहते हैं। एज अ सक्सेसफुल पर्सन नहीं बोलेंगे कि हम 5 साल बाद एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे। आई वुड लाइक टू सी मी एज अ बेटर ऑफ मी, एट अ बेटर वर्जन ऑफ मी, एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग। या अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अ बेटर वर्जन। ओके उस्मा, ये जो आज तुम आई हो मेरे साथ ये डिस्कशन में, इसके लिए तो बहुत थैंक्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड, और आज ही तुमसे जो मैंने ये बात सुना, उसके बाद मैं यही विश करूंगा एंड प्रे करूंगा कि तुम प्रेसिडेंसी में जरूर जाओ, क्योंकि प्रेसिडेंसी, यू डिजर्व प्रेसिडेंसी। ओके, दिस इज माय कॉम्प्लीमेंट टू यू एंड योर पेरेंट्स, एंड थैंक्स टू योर पेरेंट्स कि वो तुमको ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ तक आने के लिए, इतना एटमोस्फियर। क्योंकि हम बहुत कुछ देखते हैं, तो सबसे पहले फिर से तुमको थैंक यू फॉर योर गुड